हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम एनटीएससी स्टेज 1 सैट की प्रिपरेशंस को कंटिन्यू करते हुए अपने चैप्टर मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन का एक और नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ इवेपोरेशन। प्रीवियस सेशंस में हमने बात करी है कि किस तरीके से मैटर की 3 फिजिकल स्टेट्स के बीच में इंटर कन्वर्जन होता है, यानी कि कैसे एक सॉलिड स्टेट कन्वर्ट होती है लिक्विड स्टेट में, कैसे एक लिक्विड स्टेट कन्वर्ट होती है गैसियस स्टेट में। इसका रिवर्स भी हमने देखा है। हमने ये भी सीखा है कि कैसे एक सॉलिड स्टेट डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है गैसियस स्टेट में और कैसे एक गैसियस स्टेट बिना लिक्विड स्टेट में आए कन्वर्ट होती है सॉलिड स्टेट में। तो ये पूरी कहानी रही है अपने प्रीवियस सेशंस की, और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे इवेपोरेशन टॉपिक के ऊपर। देखेंगे कि ये भाई इवेपोरेशन क्या है, इसकी प्रोसेस कैसे होती है। सो आई होप आज के सेशन का जो टारगेट है वो सभी को है एकदम क्लियर कि आज के इस सेशन में हम एग्जैक्टली क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन को। तो एक काम करते हैं ना, जल्दी से इस सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पे हम बात करेंगे इवेपोरेशन टॉपिक के ऊपर। अब देखो, इवेपोरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसको आपने डेफिनेटली अपनी डेली लाइफ में ज़रूर से एक्सपीरियंस किया होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ हम पानी पी रहे हैं और पानी पीते पीते कुछ ऐसा हुआ कि पानी नीचे गिर गया। नीचे कहाँ? फर्श पर या फ्लोर पर, और हमारा ध्यान नहीं गया। हम बस गए और अपने बेड पे जाकर के बैठ गए और शायद सो भी गए। हमें ध्यान ही नहीं था कि पीछे जो है फ्लोर पे हमने पानी गिराया है, या अगर ध्यान था भी, आपको पता भी था कि भाई हमसे पानी गिर गया है, लेकिन उस पानी को आप साफ़ करना, क्लीन करना आप भूल गए। तो कुल मिलाकर के कंक्लूजन ये निकलता है कि फर्श पे पानी पड़ा हुआ है, फ्लोर पर पानी पड़ा हुआ है। अब सपोज आप सो गए, सो के जब आप उठे 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, तो आपको एकदम से ध्यान आया कि अरे यार पानी गिराया था, अगर साफ़ नहीं किया है अभी तक तो कर लेते हैं, अदरवाइज़ मम्मा आएगी और पिटाई हो जाएगी। तो हम गए और जैसे ही हमने देखा कि यार पानी गिरा था, लेकिन पानी तो अब दिखाई दे ही नहीं रहा है। पानी गिरा तो था फर्श पे, लेकिन आखिर ये पानी कहाँ चला गया? क्या फर्श ने या फ्लोर ने इस पानी को अब्जॉर्ब कर लिया? नहीं, एक्चुअली हुआ क्या कि फ्लोर पे जो पानी गिरा हुआ था ना, वो पानी अपनी वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। अब आप बोलोगे कि मैम प्रीवियस सेशंस में जब हम ये मैटर की 3 फिजिकल स्टेट्स के बीच में इंटर कन्वर्जन पढ़ रहे थे, तो आपने बताया था कि कैसे एक लिक्विड स्टेट कन्वर्ट होती है अपनी गैसियस स्टेट में। कि हमारे पास पानी है, उस पानी को हम क्या करते हैं? हीट करते हैं। इतना हीट करते हैं कि पानी कहाँ पहुँच जाता है? अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँच जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पहुँचने के बाद होता क्या है? पानी बॉयल होने लगता है, यानी कि पानी की वेपर्स बनने लगती है। यानी कि अब हुआ क्या कि एक लिक्विड स्टेट कन्वर्ट हो रही है किसमें? गैसियस स्टेट में। इसका मतलब क्या कि अगर पानी की हमें वेपर्स बनवानी है, पानी की अगर हमें वाटर वेपर्स चाहिए हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पानी को उसके बॉइलिंग पॉइंट तक लेकर के आना पड़ेगा, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक लेकर के आना पड़ेगा। और ये कहानी सिर्फ पानी की नहीं होती है, ये कहानी हर एक लिक्विड की होती है। कि हम क्या करते हैं, अगर हमें किसी भी लिक्विड की क्या चाहिए है? वेपर्स चाहिए है, तो हमें उस लिक्विड को सबसे पहले उसके रिस्पेक्टिव बॉइलिंग पॉइंट तक लेकर के आना ही पड़ेगा, तभी जाकर के वो लिक्विड बॉयल होगा और उसकी वेपर्स बनेंगी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मतलब जो फ्लोर पे पानी गिरा हुआ था उसका क्या हुआ? अगर हम बोल रहे हैं बड़े आराम से कि भाई फ्लोर पे जो भी पानी गिरा था उसकी वेपर्स बन चुकी हैं, पानी उड़ चुका है, पानी अपने आप वहाँ से साफ हो गया, तो इसका मतलब क्या ये है कि हमने फर्श पे गिरे हुए पानी को बॉईल किया था तब जाकर के उसकी वेपर्स बनी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फर्श पे जो पानी गिरा हुआ था वो तो आप बोल सकते हो कि रूम टेम्परेचर पे था, लेकिन फिर भी बिना बॉइलिंग पॉइंट तक आए, बिना 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक आए, बिना हीट किए पानी कैसे अपनी वेपर्स में कन्वर्ट हो गया? और कन्वर्ट होकर के बिल्कुल उड़ गया कि हमें दिखाई ही नहीं दे रहा है, ऐसा लगा ही नहीं कि कभी फर्श पे पानी गिरा भी था।
तो भाई इस प्रोसेस को ना हम अब बॉइलिंग नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन बोलेंगे। बॉइलिंग और इवेपोरेशन में यही तो एक बेसिक डिफरेंस होता है। देखा जाए तो और भी कई डिफरेंसेस होते हैं बॉइलिंग और इवेपोरेशन में, जो कि हम अपने अपकमिंग सेशंस में कवर करेंगे। हम एक प्रॉपर एक सेशन रखेंगे जहाँ पे हम बॉइलिंग और इवेपोरेशन के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप इस चीज़ को समझिए कि बॉइलिंग और इवेपोरेशन में एक जो बेसिक डिफरेंस है ना, वो आपको समझना या आपके दिमाग में बिठाना बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्टेज में। कि बॉइलिंग में क्या होता है कि लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचता है, वो बकायदा बॉईल होता है और बॉईल होने के बाद में उसकी वेपर्स बनती है। लेकिन इवेपोरेशन में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इवेपोरेशन में पानी की वेपर्स तो बनी, लिक्विड अपने गैसियस स्टेट में कन्वर्ट तो हुआ, लेकिन बिना अपने बॉइलिंग पॉइंट पर आए। इनफैक्ट आप ये भी बोल सकते हो कि फर्श पे जो पानी गिरा था ना, वो तो रूम टेम्परेचर पे रह करके ही क्या हुआ, अपनी वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन बोलेंगे। आई बात समझ में? अब एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो सकती है इवेपोरेशन की, कि इट इज द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू गैस एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसी फिनोमेना जिसमें कि एक लिक्विड कन्वर्ट होता है अपने गैसियस स्टेट में किसी भी टेम्परेचर पे, एट एनी टेम्परेचर बट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट नहीं आना चाहिए। जैसे कि हम पानी का एग्जांपल ले रहे हैं ना, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आ करके पानी की वेपर्स बन रही हैं तो कोई तोप बात नहीं है, बनेंगी ही। क्यों? क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, टेम्परेचर, पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। इस टेम्परेचर पे आ करके पानी बॉईल करेगा ही, और बॉईल करेगा तो अपनी वेपर्स में कन्वर्ट होगा ही। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है कि इस 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के नीचे वाले टेम्परेचर्स पे अगर पानी अपनी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है तो वो बड़ी बात है, और उस बड़ी बात को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कि एक लिक्विड चेंज होता है अपने रिस्पेक्टिव गैस में एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो उसे हम बोलेंगे क्या, इवेपोरेशन। आई बात समझ में? चल, एक और बेसिक डिफरेंस होता है बॉइलिंग और इवेपोरेशन में, कि बॉइलिंग के लिए हम बोलते हैं कि ये एक बल्क फिनोमेना है। कैसे? मतलब जितना भी आपने पानी लिया है बॉईल करने के लिए, पूरा का पूरा पानी क्या करता है, बॉईल होता है। जैसे कि आप एक बर्तन लो, एक पतीली ले लो और उसमें पानी डाल दो, ठीक है ना, और उसको आप गैस स्टोव पे रख दो और गैस स्टोव को ऑन कर दो। तो कुछ समय बाद क्या होगा, आप देखोगे कि पानी बॉईल हो रहा है। पानी तो बॉईल हो रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरफेस पे जो पानी है सिर्फ वही बॉईल होगा। जितना भी आपने पानी लेकर के रखा है पतीली में, बर्तन में, वो पूरा का पूरा पानी एक साथ क्या होगा, बॉईल होगा। तो बॉइलिंग हम बोलते हैं कि एक बल्क फिनोमेना है। पूरा का पूरा जो लिक्विड का जो बल्क है वो बॉइलिंग की प्रोसेस में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं इवेपोरेशन की, तो इवेपोरेशन बल्क फिनोमेना नहीं है भाई, इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। यानी कि लिक्विड के, आप बोल सकते हो कि सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है भाई। इवेपोरेशन सिर्फ पानी का ही नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो फेवरेट परफ्यूम है उसको हमने प्रॉपरली उसकी कैप लगा करके नहीं रखी है। कहीं जा रहे थे पार्टी में, लगाया और लगाने के बाद जल्दबाजी में उसको वैसा का वैसा छोड़ दिया, उसकी कैप नहीं लगाई, और इस चीज़ को हो गए 1 महीना। यानी कि 1 महीने तक आपने उस अपनी फेवरेट परफ्यूम की बॉटल में कैप लगाई नहीं थी। 1 महीने बाद जब आप आकर के उसको दोबारा देखोगे ना, तो परफ्यूम गायब हो चुका रहेगा। तो इवेपोरेशन सिर्फ जो है पानी में नहीं होता है, बाकी लिक्विड्स में भी होता है। तो लिक्विड, आप बोल सकते हो कि इवेपोरेशन में क्या होता है कि लिक्विड के सरफेस पे जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, सिर्फ वही क्या करते हैं, इवेपोरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, इट इज अ सरफेस फिनोमेना। ठीक है, बॉइलिंग में हम बोलते हैं कि पूरा का पूरा जो लिक्विड का बल्क होता है वही क्या करता है, बॉइलिंग में पार्टिसिपेट करता है, यहाँ नहीं होता। चलिए, नाउ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस इवन एट रूम टेम्परेचर ऑल्सो। मैंने आपको बताया ना कि आपके हाथ से, आपसे गलती से जो फर्श पे पानी गिरा था, वो पानी अपने आप जो है ना अपनी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो जो फ्लोर पे पानी गिरा है वो आप बोल सकते हो कि अभी कैसा है, रूम टेम्परेचर पर ही है, लेकिन रूम टेम्परेचर पर रहकर भी क्या हुआ है, पानी अपनी वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। यानी कि मतलब बिना बॉइलिंग पॉइंट पर आए पानी अपनी वेपर्स में कन्वर्ट हो गया।
एट रूम टेम्परेचर। तो आप बोल सकते हो कि इवेपोरेशन डेफिनेटली रूम टेम्परेचर पर भी हो जाता है। भाई कोई भी टेम्परेचर चलेगा, कोई भी टेम्परेचर, बस बॉइलिंग पॉइंट नहीं आना चाहिए किसी भी लिक्विड का इवेपोरेशन में। चलो, when water or other liquid is left open gradually its volume decreases। अच्छा, यहाँ पे तो क्या हुआ कि जो भी आपसे पानी वगैरह गिरा था वो थोड़ा सा ही गिरा था, है ना। अब हुआ क्या कि हमने एक कंटेनर लिया हुआ है और उस कंटेनर को मतलब कंटेनर में हमने काफ़ी सारा पानी उन्होंने भर के रखा हुआ है और उस पानी को हमने क्या करा, बिना ढक्कन से कवर करे हमने उसको ऐसे खुली हवा में छोड़ दिया। तो आप देखोगे कि उस कंटेनर में जो भी आपके पास पानी है या जो भी लिक्विड है वो ग्रेजुअली क्या होगा, उसकी जो वॉल्यूम है वो कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। कोई ऐसा परफ्यूम जो कि आपको बिल्कुल पसंद ना हो लेकिन मम्मा उसको फेंकने नहीं दे रही है, तो आप उसको ख़त्म कैसे कर सकते हो कि उसकी कैप खोल के रख दो और आप उसको 15 दिन बाद आकर के देखोगे ना तो उसकी वॉल्यूम आपको कम दिखेगी। फिर 20 डेज बाद आकर के देखोगे तो मतलब 5 और दिन बाद आकर के देखोगे तो उसकी जो वॉल्यूम है वो और कम आपको मिलेगी। तो जब आप किसी पानी या लिक्विड को ऐसे ही ओपन एयर में रख देते हो तो उस पानी या लिक्विड की जो वॉल्यूम है वो क्या होती है, ग्रेजुअली कम होती जाती है। इफ़ यू लेफ्ट सम वाटर इन अ पॉट इन ओपन आफ्टर 2 or 3 days वाटर डिसअपीयर्स। अगर एक पॉट में, एक खाली बर्तन में पानी रख दो भर करके तो 2 से 3 दिन बाद क्या होगा, पानी अपने आप वहाँ से जो है डिसअपीयर हो जाएगा। इफ़ द वाटर लेफ्ट इन गार्डन और इन ओपन बालकनी it disappears quickly than kept in a room. This happens because of evaporation। और अगर आपने क्या करा है गार्डन में और आप बोल सकते हो कि बालकनी वगैरह में पानी रखा है किसी वेसल में भर करके, तो उस वेसल का जो पानी होगा वो और जल्दी इवेपोरेट होगा। मतलब आपने करना क्या है कि आपने 2 पॉट लेने हैं, 2 वेसल लेने हैं, दोनों सेम साइज़ के लो ताकि उसमें सेम क्वांटिटी का क्या आ जाए, पानी आ जाए। 2 ग्लास ले लो, मैं तो कहती हूँ, एक ग्लास में पानी भरो और उसको रखो घर के अंदर, दूसरे ग्लास में पानी रखो और उस ग्लास को रखो कहाँ, घर के बाहर, गार्डन में या बालकनी में। 2 से 3 दिन बाद आप ये ऑब्जर्व करोगे कि बालकनी में जो ग्लास रखा था उसका जो पानी है वो पूरा का पूरा सूख गया है और घर के अंदर जो ग्लास रखा था, ऐसा नहीं कि उसका पानी सूखा नहीं है, उसका पानी भी सूखा है, लेकिन आप बोल सकते हो कि अभी भी घर के अंदर रखे गए ग्लास में क्या है, थोड़ा बहुत पानी बचा है, पूरा पानी नहीं डिसअपीयर हुआ है। लेकिन घर के बाहर जो रखा था पानी वो पूरा का पूरा गायब हो चुका है। ऐसा क्यों? अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो, इवेपोरेशन तो दोनों जगह हो रही है, लेकिन इवेपोरेशन का आप बोल सकते हो कि जो रेट है ना वो अलग है। घर के बाहर जो ग्लास में पानी रखा है उसमें इवेपोरेशन फास्टर रेट पे हो रहा है और घर के अंदर ग्लास में जो पानी रखा है इवेपोरेशन तो उसमें भी हो रहा है, लेकिन स्लोअर रेट पे हो रहा है, धीमे गति से हो रहा है। वहाँ पे तेज गति से, यहाँ पे धीमी गति से, वहाँ पे फास्टर रेट पे, यहाँ पे स्लो रेट पे। ठीक है, चलो, तो बेसिकली इवेपोरेशन का रेट कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो तो बहुत बात की बात है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आखिर ये इवेपोरेशन की प्रोसेस होती क्या है। हम बार बार बोल रहे हैं कि इवेपोरेशन में ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन इवेपोरेशन होती कैसे है, क्या है ये इवेपोरेशन की प्रोसेस, मतलब क्या है तो आपको समझ में आ गया, लेकिन कैसे होती है ये प्रोसेस वो तो मैंने आपको अभी तक बताया नहीं। कोई बात नहीं, अभी सुन लो। देखो, ऐसा है कि सपोज हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है, उसमें हमने पानी भरा है। पानी हम यूनिवर्सल हमारा एक बहुत ही पॉपुलर लिक्विड है, उसी को हम ले लेते हैं बार बार एग्जाम्पल में। तो आपके पास एक कंटेनर है जिसमें आपने क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, पानी में क्या होंगे, उसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। अब ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं भाई, हमने इस चैप्टर की शुरुआत में ही मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं। हमें पता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। आपको वो वाला एग्जाम्पल याद है कि नहीं, कि हुआ क्या था कि रॉबर्ट ब्राउन ने पोलन ग्रेन्स डाल दिए थे पानी के अंदर और फिर जब उन्हें माइक्रोस्कोप से देखा तो पोलन ग्रेन्स जो हैं पानी में ऐसे 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 डांस करते नजर आए थे। तो वो डांस क्यों कर रहे थे, क्योंकि पोलन ग्रेन्स जिस पानी में गए थे उस पानी के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे थे, रैंडमली हर एक डायरेक्शन में यहाँ वहाँ मूव कर रहे थे। अब मैं कौन हूँ, पोलन ग्रेन हूँ, यहाँ से आया पानी का मॉलिक्यूल और इसने मुझे धक्का दे दिया। भाई जो पानी का मॉलिक्यूल्स हैं, पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास कोई आंखें थोड़ी हैं कि वो देख के जो है ना मूव करेंगे। उनको तो बस क्या करना है, अंधाधुंध मूवमेंट करना है, तो वो किसी भी डायरेक्शन में कहीं भी जा रहे हैं। प्लस उनकी स्पीड भी कैसी है, अलग अलग है।
स्पीड क्यों है भाई, किसी भी मॉलिक्यूल के पास स्पीड क्यों होती है? क्योंकि उसके पास एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी? मोशन वाली एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। भाई अगर किसी ऐसा हुआ है, किसी दिन ऐसा हुआ है कि आपने बिल्कुल भी जो है ना खाना नहीं खाया है और बिल्कुल भी जो है ना आप सोच रहे हो कि हम एनर्जी नहीं है हमारे अंदर, तो अगर आप में एनर्जी नहीं होगी तो क्या आप फिर बाकी के काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो अगर हम बोल रहे हैं कि पानी के मॉलिक्यूल्स यहाँ वहाँ रैंडमली मूव कर रहे हैं अलग अलग स्पीड के साथ, तो उनकी स्पीड क्यों है? क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी, यानी कि पानी के मॉलिक्यूल्स में क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। इसी काइनेटिक एनर्जी के दम पे वो क्या कर रहे हैं? स्पीड के साथ यहाँ वहाँ मूव कर रहे हैं। जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी आप बोल सकते हो कि उतनी क्या होगी? उनकी स्पीड होगी। इतना आया समझ में? अब देखो हुआ क्या, मैं आपको क्या समझा रही थी कि हाँ, जैसे कि मैं पोलन ग्रेन हूं, यहां से आया क्या? पानी का मॉलिक्यूल आ रहा था बड़ी तेजी के साथ और आकर के उसने मुझे धक्का मार दिया। अब धक्का इतना जोर से लगा कि मैं पोलन ग्रेन अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गई। पता चला पीछे से एक और पानी का मॉलिक्यूल आया, उसने भी मुझे धक्का मार दिया। तो मैं थी यहाँ, फिर मैं यहाँ आई, फिर मैं यहाँ आई, तो मैं डांस करने लगी कि नहीं करने लगी? तो हुआ क्या कि रॉबर्ट ब्राउन ने ये ऑब्जर्व किया कि यार जिस पोलन ग्रेन को हमने पानी में डाला था, उस पानी के मॉलिक्यूल्स तो खुद ही क्या कर रहे हैं? डांस कर रहे हैं। डांस मतलब कि रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो उनके रैंडम मोशन से क्या हुआ? पोलन ग्रेन्स भी रैंडमली पानी के अंदर मूव करने लगे, और इसी ज़िगज़ैग मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। इतना क्लियर है आप सभी को? चलो हटाओ इसको। यानी कि हमें यह समझ में आ गया कि मैटर के पार्टिकल्स क्या करते हैं? कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। कंटिन्यूसली मूव बेसिकली वो कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि उनके पास स्पीड है, वो भी अलग अलग है। भाई पानी के इतने सारे मॉलिक्यूल्स है, सभी मॉलिक्यूल्स के पास एक जैसी स्पीड नहीं होती है, सबके पास अलग अलग स्पीड होती है। अलग अलग स्पीड कैसे? क्योंकि सभी के पास क्या है? उनकी अलग अलग काइनेटिक एनर्जी है। आई बात समझ में? अब हुआ क्या, चलो मूव तो कर रहे हैं पानी के मॉलिक्यूल्स, लेकिन इस मूवमेंट के चक्कर में क्या हो रहा है ना कि वो आपस में टकरा रहे हैं, यानी कि आपस में कोलाइड कर रहे हैं। और इस कोलिजन से क्या होता है? इस कोलिजन से आप बोल सकते हो कि जो पार्टिकल्स है, जो मॉलिक्यूल्स है पानी के, उनकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाती है। अगर काइनेटिक एनर्जी और बढ़ गई, इसका मतलब क्या होगा कि स्पीड और बढ़ जाएगी। यानी कि पानी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो बढ़िया तरीके से क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के साथ टकरा के मूव कर रहे हैं, जिसके कारण काइनेटिक एनर्जी उनकी इंक्रीज होती है और उनकी जो स्पीड है मोशन की, वो भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। और हाँ, उनका मूवमेंट कैसा होता है? मॉलिक्यूल्स का रैंडम होता है, किसी भी डायरेक्शन में होता है। और सभी मॉलिक्यूल्स की आप बोल सकते हो कि जो स्पीड है, जो काइनेटिक एनर्जी, वो कैसी होती है? अलग अलग। अब मैं यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करने जा रही हूँ, जिसे आप बहुत ही केयरफुली देखोगे और समझने की कोशिश करोगे कि एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या कि आपके पास है एक कंटेनर। आपके पास क्या है? एक कंटेनर है। ये हमने बना दिया क्या? अपना कंटेनर। और इस कंटेनर में या वेसल में हमने क्या डाल दिया? सपोज पानी डाल दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आपको क्या दिखाई देंगे? पानी के पार्टिकल्स, यानी कि पानी के मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई देंगे। तो देखो यहाँ पे हमने बहुत सारे क्या बना दिए हैं? पानी के मॉलिक्यूल्स बना दिए। लेकिन पता है क्या, मुझे ना इन सभी वाटर मॉलिक्यूल्स से मतलब नहीं है, इन सभी पानी के पार्टिकल्स से मुझे मतलब नहीं है। तो फिर आप पूछोगे कि मैम फिर आपको कौन से वाले पानी के पार्टिकल्स से मतलब है? तो यार इस पानी के सरफेस पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, मुझे सिर्फ अभी थोड़ी देर के लिए उनसे मतलब है। ये सब तो नॉर्मल हमारे पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन ये जो मैंने पर्पल कलर के ड्रॉ किए हैं, ये सब के सब क्या हैं? ये सब भी पानी के ही मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन ये कहाँ हैं? सरफेस पर हैं। यानी कि ये क्या हो गए? सरफेस पे पड़े हुए वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए, जिनसे मुझे अभी थोड़ी देर के लिए मतलब है। अब मुझे ज़रा आप ये बताओ कि सरफेस पे ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, इन वाटर मॉलिक्यूल्स का किनके साथ कोलिजन होने वाला है? सवाल समझ में आया कि सरफेस पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इन वाटर मॉलिक्यूल्स का कोलिजन किनके साथ होने वाला है? तो आप बोलोगे कि मैम ये कैसा सवाल है? भाई वाटर मॉलिक्यूल्स के नीचे क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। सरफेस पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उनके नीचे कौन है? उन्हीं के भाई बहन दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो सरफेस वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कोलिजन किसका होगा? बाकी वाले
वाटर मॉलिक्यूल्स का होगा। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं और छोटी सी ऐड करना चाहूँगी कि आपने ये तो बता दिया कि इनका कोलिजन किसके साथ हो रहा है, लेकिन एक चीज़ आप मिस कर गए। क्या? इस पानी के सरफेस के ऊपर क्या मिलेगा आपको? इस पानी के सरफेस के ऊपर आपको मिलने वाली है एयर और एयर के मॉलिक्यूल्स। भाई हर चीज़ के आसपास क्या होती है? हवा होती है ना। मेरे आसपास भी क्या है? बहुत सारी हवा है। आपके आसपास भी क्या है? बहुत सारी हवा है। तो पानी के इस सरफेस के पास भी क्या होगी? पानी के इस सरफेस के ऊपर भी क्या होगी? बहुत सारी हवा होगी। और एयर के पास क्या होते हैं? उसके रिस्पेक्टिव पार्टिकल्स होते हैं। तो आप बोल सकते हो कि पानी के सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उन वाटर मॉलिक्यूल्स का कोलिजन ना सिर्फ इन वाटर मॉलिक्यूल्स से होगा, बल्कि सरफेस के ऊपर जो एयर है, एयर के जो पार्टिकल्स हैं, उन एयर के पार्टिकल्स के साथ भी क्या होने वाला है? सरफेस वाटर मॉलिक्यूल्स का कोलिजन होने वाला है। यानी कि आप बोल सकते हो कि सरफेस पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी कुल मिलाकर के क्या होने वाली है? बैंड बजने वाली है। क्या बजने वाली है? बैंड। क्यों बजने वाली है? क्योंकि भैया इनको तो हर कोई आकर के धक्का देकर के चला जाएगा। नीचे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ब्लू कलर के, भाई पानी का जो बल्क है, उस बल्क में जो मतलब मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स तो आपस में कोलाइड करेंगे ही, साथ ही साथ सरफेस पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ जाकर के भी कोलाइड करेंगे। एट द सेम टाइम एयर के जो पार्टिकल्स हैं, वो एयर पार्टिकल्स भी क्या करेंगे? सरफेस पर पड़े हुए वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करेंगे। यानी कि सरफेस पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी तो बच चुकी है अच्छे से तरीके से क्या? बैंड। नीचे से भी कोलिजन हो रहा है और ऊपर से जो एयर पार्टिकल्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं? कोलाइड कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो सरफेस पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी तो बच जाएगी क्या? अच्छी तरीके से बैंड। अब क्या होगा ये कि जब लगातार ऐसे कोलिजन्स होते जाएंगे, नीचे से भी ऊपर से भी, तो सरफेस पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे ना, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो काफी हद तक बढ़ जाएगी। मैंने आपको बताया ना कि जितने नंबर ऑफ कोलिजन्स, मतलब जितने ज़्यादा कोलिजन्स होंगे, काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो सरफेस पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि सरफेस पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनका तो कोलिजन खत्म हो ही नहीं रहा है, नीचे वाले पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ भी और ऊपर वाले एयर पार्टिकल्स के साथ भी। तो जितने ज़्यादा कोलिजन होंगे, काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, और जितनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, स्पीड भी आप बोल सकते हो कि उतनी ही बढ़िया होगी। अब याद करो, प्रीवियस सेशंस में जब हम इंटर कन्वर्जन पढ़ रहे थे तो वहाँ हम क्या सीखते थे कि जहाँ भी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, मैटर के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, वो पार्टिकल्स क्या करेंगे? एक दूसरे से दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे। भाई पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है ना, तो इस काइनेटिक एनर्जी का फायदा उठा करके जो पार्टिकल्स हैं अब वो एक दूसरे से दूर दूर जाना चाहेंगे। यानी कि अब पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस हैं वो क्या होंगी? बढ़ने की कोशिश करेंगी। पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कभी कभी इतनी बढ़ जाती है कि पार्टिकल्स के बीच में जो लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स है वो क्या हो जाता है? ओवरकम हो जाता है। अब एक और चीज ध्यान से समझना, ये वाली चीज समझ में आई ना कि क्यों सरफेस के वाटर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या है? सबसे ज्यादा है। भाई कहने को तो वाटर मॉलिक्यूल्स नीचे भी हैं, लेकिन नीचे पड़े हुए वाटर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं है जितने की सरफेस पे पड़े हुए वाटर मॉलिक्यूल्स की है। क्यों है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि डबल जगह से क्या हो रही है? पिटाई हो रही है, डबल जगह से कोलिजन हो रहा है, नीचे से भी और ऊपर से भी। तो सरफेस पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। पहला पॉइंट समझ में आया। अब जरा दूसरा पॉइंट समझने की कोशिश करना कि पानी के सरफेस के, मतलब पानी के सरफेस पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, देखो ऐसा है कि वाटर की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो तो हमने कोहेसिव और अधेसिव फोर्सेस के बारे में बात करी थी। सेम मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। और डिफरेंट मैटर्स के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? अधेसिव फोर्सेस बोलते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या लगता है?
अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, यानी कि एक मॉलिक्यूल जो है वो अपने इस वाले मॉलिक्यूल को भी, पड़ोस वाले मॉलिक्यूल को भी क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये वाला मॉलिक्यूल वो जो मॉलिक्यूल होगा पड़ोस में उसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये जो मॉलिक्यूल, अच्छा मैं तो अभी सबको अट्रैक्ट कर रही हूँ, मुझे भी तो मेरे जो पड़ोस वाले हैं वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे ना। यानी कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब अगर यहाँ पे मैं क्या करूँ, एक वाटर मॉलिक्यूल सपोज यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, तो इस वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करने वाले बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे। ये वाला भी अट्रैक्ट करेगा, ये वाला भी करेगा, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी, है ना। ये जो मैंने वाटर मॉलिक्यूल बनाया है ये कहाँ है, पानी के बल्क में है। तो इस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कई सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। इसका मतलब क्या कि इस मॉलिक्यूल के ऊपर जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन अब अगर मैं बात करूं किसकी, इस वाले वाटर मॉलिक्यूल की, ये मॉलिक्यूल कहाँ है, पानी के सरफेस पे है। अगर मैं इस वाटर मॉलिक्यूल की बात करूं तो इसको खींचने वाला या इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाने वाला कौन होगा, तो आप बोलोगे कि मैम नीचे की तरफ जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वही क्या करेंगे, इसको अपनी तरफ खींचेंगे। जो आस पड़ोस वाले वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी क्या करेंगे, इसको अपनी तरफ खींचेंगे। लेकिन क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल कहाँ है, सरफेस पे है, टॉप लेयर पे है पानी की, तो इस वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर और कोई दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे इसको अट्रैक्ट करने के लिए। यानी कि अगर मैं इसको और इसको आपस में कंपेयर करूं तो ये वाला पार्टिकल जो कि कहाँ है, ये वाला मॉलिक्यूल जो कि लिक्विड के, पानी के बल्क में है, जो डेप्थ में है, इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा लगेगा। और वो वाला वाटर मॉलिक्यूल जो कि सरफेस पे है, उस सरफेस पे पड़े हुए वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स कैसा लगेगा, कम लगेगा। आई बात समझ में। पहली चीज तो काइनेटिक एनर्जी वाली मैंने आपको समझा दी है। अब दूसरी चीज मैं आपको यह समझाना चाह रही हूं कि पानी के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अगर मैं एक वाटर मॉलिक्यूल हूं तो मैं अपने पड़ोसी वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करूंगी। सिमिलरली आप बोल सकते हो कि मुझे भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाले कई सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्सेस लगाते हैं। अगर मैं बात करूं इस वाटर मॉलिक्यूल की तो इसको अट्रैक्ट करने वाले बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं सरफेस पे पड़े हुए वाटर मॉलिक्यूल की, तो इस सरफेस पे पड़े हुए वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्सेस थोड़े से कम लगते हैं। क्यों? क्योंकि इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई दूसरा मॉलिक्यूल है ही नहीं पानी का, क्योंकि ये मॉलिक्यूल कहाँ है, सरफेस पे पड़ा हुआ है। तो जो भी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा सरफेस वाले वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर, आई बात समझ में, क्या बोला मैंने कि जो भी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा सरफेस वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर, वो कहाँ लगता है, सिर्फ और सिर्फ नीचे की डायरेक्शन में ही लगता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? भाई सरफेस वाले जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर तो कोई दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स है नहीं ना, तो उनको ऊपर से कौन खींचेगा, जो भी खींचेंगे वो नीचे वाले वाटर मॉलिक्यूल्स खींचेंगे। तो सरफेस वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो भी अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं वो कहाँ की तरफ लगते हैं, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में ही लगते हैं, क्योंकि नीचे वाले वाटर मॉलिक्यूल्स ही से उनको अपनी तरफ खींचते हैं। इसका मतलब क्या कि सरफेस में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके ऊपर जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कैसा लगता है, थोड़ा सा कम लगता है। अब क्योंकि सरफेस वाटर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो कैसी है, बहुत ज़्यादा है, प्लस जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं वो कैसे हैं भाई, वो आप बोल सकते हो कि कम है। तो सरफेस वाटर मॉलिक्यूल्स की मैंने दो आपको खास बात बता दी है। पहली बात कि इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, दूसरी खास बात कि अट्रैक्टिव फोर्सेस इन पे कैसे लग रहे हैं, कम लग रहे हैं। तो क्योंकि सरफेस वाटर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी कि ये काइनेटिक एनर्जी अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम कर लेगी, और ओवरकम करने के कारण सरफेस के जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, अब वो एकदम एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, इतने दूर हो जाएंगे कि वेपर्स ही बन जाएंगी। यानी कि जो पानी है, जो लिक्विड है, वो अपनी गैसियस स्टेट में आ चुका है, वो अपनी वेपर्स बना चुका है। आई बात समझ में? तो इसे हम बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं इवेपोरेशन। ये मैंने आपको पूरी इवेपोरेशन प्रोसेस समझाई है कि कैसे एग्जैक्टली इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है। कि आपके पास क्या था, एक कंटेनर था, आपने उसमें पानी डाल दिया, सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स थे
वाटर मॉलिक्यूल्स जो थे सरफेस पे, उनके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्सेस कम लग रहे थे। कहाँ लग रहे थे? सभी के सभी नीचे की तरफ लग रहे थे। क्यों? क्योंकि सरफेस पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको खींचने के लिए सिर्फ आप बोल सकते हो कि नीचे ही हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, सरफेस पे है ना वाटर मॉलिक्यूल्स, तो उनको खींचने के लिए ऊपर की तरफ तो कोई वाटर मॉलिक्यूल्स है ही नहीं। जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सब कहाँ हैं? सरफेस के नीचे ही हैं। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस आप बोल सकते हो कि सरफेस वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर कंपैरेटिवली कैसे लगते हैं? कम लगते हैं। और कहाँ लगते हैं? सभी के सभी नीचे की तरफ लगते हैं। तो सरफेस वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्सेस कैसे लगे? कम लगे। एट द सेम टाइम सरफेस वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ ना सिर्फ बल्क वाटर मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं, बल्कि सरफेस के ऊपर जो हवा है उस हवा के एयर पार्टिकल्स भी क्या करेंगे? सरफेस वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करेंगे। तो जितना ज़्यादा कोलिजन होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? उतनी ज़्यादा होगी। तो सरफेस वाटर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि वो वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम कर लेती है, जिसके कारण सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। इसका मतलब क्या? कि वेपर्स जो है ना पानी की बन जाती हैं। ये कहानी सिर्फ पानी की नहीं है, सिर्फ वाटर की नहीं है, ये कहानी है सभी लिक्विड्स की। और एक बार पानी से वेपर्स बन गई या किसी लिक्विड से वेपर्स बन गई, उसी को हम क्या बोल देते हैं? इवेपोरेशन बोल देते हैं। आई बात समझ में? अब आप खुद बताओ, यहाँ पे जो पानी की वेपर्स बन रही हैं, इन वेपर्स को बनाने के लिए क्या हमने इस पानी को हीट किया था? ये कंटेनर जो हमने लिया था ये नॉर्मली कैसा था? अपने रूम टेम्परेचर पर ही था। हमने इसको ज़रा भी हीट नहीं किया था। मतलब बॉईल करना तो बहुत दूर की बात है, हमने तो हीट का नाम तक नहीं लिया था। यही तो होता है कि अगर हमने एक बाल्टी में, एक कंटेनर में पानी डाल के रखा है घर में, और 2 से 3 दिन बाद जब उसको आके हम चेक करते हैं तो पूरा का पूरा पानी जो है वो गायब हो चुका रहता है। उसको हमने हीट तो नहीं किया था, लेकिन अपने आप पानी भाप बन के उड़ा ना, वेपर्स बन के उड़ा ना। कैसे उड़ा? तो इवेपोरेशन से उड़ा, इस प्रोसेस से ही उड़ा। आई बात समझ में? अब देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि द पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड आर कॉन्स्टेंटली मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं? डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करते रहते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रैंडम मोशन दे कोलाइड विद वन अनदर, और इस रैंडम मोशन के कारण वो आपस में क्या करते हैं? टकराते हैं। Due to these collisions, the particles of a liquid are moving with different speeds and thus have different amount of kinetic energy. और वैसी बात है ना, आपस में टकराएंगे तो उनकी जो स्पीड होगी कोलिजन के कारण वो क्या होगी? अलग होगी, और जिसके कारण आप बोल सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी का अमाउंट जो होगा अलग अलग पार्टिकल्स का अलग अलग होगा। पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर अट्रैक्टेड बाय अदर पार्टिकल्स इन ऑल द डायरेक्शंस। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको अट्रैक्ट किया जाता है बाय अदर पार्टिकल्स, सभी डायरेक्शन। मतलब एक पार्टिकल जो होगा लिक्विड का, उसको बाकी सारे पार्टिकल्स क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, वो भी सभी डायरेक्शंस में। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, जैसे कि अगर इसको मैं ड्रॉ करके बताऊं तो एक ये जो पार्टिकल है ये अट्रैक्टेड होगा इन सभी डायरेक्शंस में, लेकिन सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ नीचे की तरफ ही अट्रैक्ट किया जाता है। इसके कारण सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स, उनके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्सेस कम लगते हैं। नाउ द पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड एट द सरफेसेस आर पुल्ड ओनली इनवर्ड्स, दैट इज बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड। Therefore, the particles at the surface of water, when exposed to some temperature, the kinetic energy of the particles at the surface of liquid increases. जिसके कारण क्या होता है कि जैसे ही आप किसी भी टेम्परेचर पे लिक्विड को लिक्विड को एक्सपोज करते हो तो लिक्विड के सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमने टेम्परेचर में एक्सपोज किया है एक लिक्विड को। भाई आपने अगर कंटेनर में पानी भर करके उसको ढक दिया होता तो पानी इवेपोरेट नहीं होता। आपने ढक्कन खुला छोड़ा था तो जो भी टेम्परेचर था बाहर का, वो टेम्परेचर आप किसे दे रहे थे? कंटेनर में भरे हुए पानी को दे रहे थे। आई बात समझ में? अगर आप पानी को ढक करके रख देते तो शायद पानी इवेपोरेट ना होता, गायब ना होता 2-3 दिन बाद, लेकिन क्योंकि आपने पानी को खुला छोड़ा था तो बाहर का जो भी टेम्परेचर था वो टेम्परेचर कहाँ आ गया? कंटेनर में भरे हुए पानी में आ गया या लिक्विड में आ गया, जिसके कारण क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी जो थी सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स की, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी, दोज पार्टिकल्स बिकम एबल टू ओवरकम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, एज अ रिजल्ट ऑफ विच अट्रैक्टिव फोर्सेज ऑन द पार्टिकल्स ऑफ सरफेस इजीली गेट ओवरकम्ड।
कि एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ गई सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स की कि उन्होंने अट्रैक्टिव फोर्सेस को ही ओवरकम कर लिया, ड्यू टू विच पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड लीव द सरफेस एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। भाई सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं अगर वो एक दूसरे से दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे तो होगा क्या, दूर दूर जाने के चक्कर में वो सरफेस को ही छोड़ देंगे मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या कि वो कन्वर्ट हो चुके हैं किसमें, वेपर्स में, यानी कि लिक्विड की वेपर्स बन चुकी हैं। सिंस द हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स आर लीविंग द लिक्विड नाउ हैज मॉलिक्यूल्स। अच्छा, ये हुई क्या पूरी इवेपोरेशन की प्रोसेस। अब इवेपोरेशन की प्रोसेस एक आप बोल सकते हो कि काफ़ी फेमस होती है अपने एक इफेक्ट के कारण। उसका इफेक्ट क्या है कि इवेपोरेशन कूलिंग कॉज करता है। एक बहुत ही कॉमन सवाल आता है कि आखिर इवेपोरेशन कूलिंग कॉज क्यों करता है। कई बार आपने देखा होगा कि गर्मियों के मौसम में जब 5-6 बज जाते हैं शाम के, तो लोग क्या करते हैं, अपने अपने घरों की छत पे पानी डालना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों भाई, गर्मी का मौसम है तो शाम के 5 या 6 बजे छत पे पानी डालने का क्या मतलब है, क्योंकि गर्मी इतनी होती है कि पूरा का पूरा जो पानी है अल्टीमेटली वो हवा में उड़ने ही वाला, उसकी वेपर्स बनने वाली हैं। तो पानी डालने का मतलब क्या हुआ कि पानी डालने से होता यह है कि जब वो पानी इवेपोरेट होता है छत से, छत के फ्लोर से, तो पानी तो इवेपोरेट हो जाएगा लेकिन अपने साथ छत के फ्लोर की जो हीट है ना उसको ले करके उड़ेगा। तो होगा क्या, छत के फ्लोर की हीट कम हो जाएगी, यानी कि छत का फ्लोर क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो मुद्दा यह है कि यार आखिर ये छत का फ्लोर ठंडा हो क्यों रहा है। मतलब समझ में आ गया कि जब पानी उड़ा तो पानी अपने साथ आप बोल सकते हो कि छत की जो हीट है, जो गर्मी है, उसको अब्जॉर्ब करके ही क्या हुआ, उड़ा है वो। देखो ऐसा है कि माना कि हम क्या कर रहे हैं, पानी की वेपर्स बनवा रहे हैं, हम इवेपोरेशन करवा रहे हैं, लेकिन इवेपोरेशन में हम पानी को 100 डिग्री सेल्सियस में लेकर के नहीं आते हैं, लेकिन कोई ना कोई टेम्परेचर पे तो इवेपोरेशन होता ही है ना। अब जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है उतने फास्टर रेट पे आप बोल सकते हो कि इवेपोरेशन हो जाता है। वैसे तो फैक्टर्स अफेक्टिंग जो इवेपोरेशन है उसको हम पढ़ेंगे अपने अगले सेशन में डिटेल में, लेकिन अभी इस सेशन में इस सेंटेंस को समझने के लिए, इस बात को समझने के लिए कि यार इवेपोरेशन एक कूलिंग इफेक्ट कॉज क्यों करता है, ये मुझे समझाना आपको ज़रूरी है कि अगर हम बोल रहे हैं कि टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं तो इवेपोरेशन जो है ना वो फास्टर रेट पे होगा। इसीलिए घर के बाहर जो ग्लास में जो पानी भरा होता है उसका इवेपोरेशन फास्टर रेट पे होता है, और घर के अंदर ग्लास में जो पानी भरा होता है उसका इवेपोरेशन स्लोअर रेट पे होता है। क्यों? क्योंकि घर के बाहर जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, तो ज़्यादा टेम्परेचर इसका मतलब क्या, इवेपोरेशन जल्दी जल्दी होगा। और घर के अंदर आप बोल सकते हो कि रूम टेम्परेचर होता है, जिसके कारण इवेपोरेशन होगा लेकिन स्लोअर रेट पे होगा। अगर आपको याद हो तो हमने पहले भी पढ़ा है अपनी जूनियर क्लासेस में कि नमक कैसे बनाया जाता है। समुद्र का जो पानी होता है वो काफ़ी खारा होता है, उसमें बड़े सारे सॉल्ट होते हैं, और मोस्ट कॉमन सॉल्ट जो होता है हमारा NaCl कॉमन सॉल्ट, वो भी कहाँ होता है, समुद्र के पानी में ही होता है। तो होता क्या है, समुद्र के किनारे ऐसे बैंक बनाए जाते हैं, है ना, बैंक बोलो या बेड बोलो, शैलो बैंक्स बनाए जाते हैं जिनमें कि समुद्र के पानी को भर दिया जाता है और इसको छोड़ दिया जाता है कि जो समुद्र का पानी भरा हुआ है वो क्या हो जाए, पूरा का पूरा इवेपोरेट हो जाए। पानी तो इवेपोरेट हो जाएगा लेकिन पीछे क्या छूट जाएगा, नमक छूट जाएगा, और इसी नमक को फिर बाद में क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, प्योरीफाई करते हैं और फिर पैकेट में जो ना पैक करके बेच देते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि समुद्र के किनारे जो पानी है वो भी क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है। कैसे हो रहा है इवेपोरेट, तो समुद्र का पानी जो है वो तो खुला हुआ है ना, सन की गर्मी पड़ रही है, उस गर्मी से भाई देखो हुआ क्या, इसको मैं कैसे समझाऊं आपको। देखो ये क्या है, आपका सन है, डायग्राम पे मत जाना, सन समझो, ये क्या है, आपका सन है, और ये क्या है, आपका पानी है, ठीक है ना। पानी के यहाँ पे मैं कुछ मॉलिक्यूल्स बना देती हूँ और यहाँ पे मैंने पानी के मॉलिक्यूल्स बनाए हैं, कहाँ, सरफेस पे। आई बात समझ में। अब हुआ क्या, माना कि यहाँ पे हम मतलब देखो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं पानी के, उनकी ऑलरेडी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कैसी है, वो ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, अभी अभी समझाया था कि नीचे जो बल्क के मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ उनका कोलिजन हो रहा है, प्लस जो एयर है ऊपर की,
एयर के पार्टिकल्स के साथ भी क्या हो रहा है, इन सरफेस वाटर मॉलिक्यूल्स का कोलिजन हो रहा है, जिसके कारण सरफेस मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी वो कैसी होती है, ज़्यादा होती है। प्लस ये जो सन की सोलर एनर्जी है ये भी तो कहाँ पहुँच रही है, सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स पे पहुँच रही है। तो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, सन की इस एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और अब्जॉर्ब करने के कारण उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो और इंक्रीज हो जाती है। बताओ भैया, वैसे ही सरफेस के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कैसी थी, वो ज़्यादा ही थी, लेकिन सन की सोलर एनर्जी को भी सरफेस के मॉलिक्यूल्स ने क्या करा, अब्जॉर्ब कर लिया। और एनर्जी को अब्जॉर्ब करने के कारण उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो और क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। इतनी इंक्रीज होगी कि भैया क्या ही पूछो, अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम कर लेंगे और सरफेस की जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सरफेस को ही छोड़ देंगे और हवा में चले जाएंगे, यानी कि पानी की वेपर्स बन जाएंगी। तो यहाँ पे हुआ क्या, पानी को हमने बॉईल नहीं किया था, लेकिन फिर भी पानी को हीट तो मिली ना। पानी को हीट कहाँ से मिली, तो सन की सोलर एनर्जी से मिली, और इसी हीट को पानी की सरफेस मॉलिक्यूल्स ने अब्जॉर्ब करा, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी और फिर वो चले गए कहाँ, सरफेस को छोड़ करके हवा में, एयर में, यानी कि पानी की वेपर्स बन गई। तो पानी यहाँ पे इवेपोरेट तो हुआ, यानी कि पानी की वेपर्स तो बनी, लेकिन यहाँ पे पानी बॉयल नहीं हुआ था। भले ही बॉयल ना हुआ हो, लेकिन थोड़ी बहुत तो पानी के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिली ना, हीट एनर्जी मिली ना। कहाँ से मिली, तो सोलर एनर्जी से मिली। आई बात समझ में। इसीलिए आप बोल सकते हो कि पानी जो है समुद्र वगैरह का वो क्या होता है, सूखता है। नदी का पानी भी हम बोलते हैं कि कुछ इसी कारण से क्या होता है, सूखता है, इवेपोरेट होता है। कई बार आपने सुना होगा ना कि यार बारिश नहीं हुई अच्छी, तो नदी का जो पानी है वो पूरा खत्म हो गया, नदी सूख गई। नदी कैसे सूखी, हाँ बात सही है कि नदी का जो पानी है वो वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं उसको यूज़ करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है पानी है नदी का, तो पानी कभी ना कभी तो खत्म होगा, खर्च होगा। लेकिन जब बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है तो तेज़ गर्मी पड़ने से होता क्या है, ज़्यादा हीट एनर्जी पानी के सरफेस के मॉलिक्यूल्स को मिल जाती है, और जितनी हीट एनर्जी मिलेगी उतना वो ऑब्जॉर्ब करेंगे, और जितना वो ऑब्जॉर्ब करेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही बढ़ेगी, और जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उतनी ही तेजी के साथ वो क्या करेंगे, सरफेस को छोड़ेंगे, यानी कि वेपर्स में कन्वर्ट होंगे। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उतनी ही आप बोल सकते हो कि फास्टर रेट पे क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। तो पूरी की पूरी नदी क्या हो जाती है, सूख जाती है। आई बात समझ में। हाँ, तो हम थे कहाँ कि छत पे पानी डालने से होता क्या है कि छत पे जब पानी डलता है तो इसको अगर मैं रब करूं, जैसे कि ये क्या है, ये आपकी छत का फ्लोर, और इस फ्लोर पे हमने क्या डाल दिया है, पानी डाल दिया है। ये क्या है, पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये है छत की फ्लोर और ये है क्या, पानी के मॉलिक्यूल्स। अब ये पानी के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, छत का जो फ्लोर है उसमें क्या है, छत के फ्लोर में आप बोल सकते हो कि बहुत सारी क्या है, हीट है। आई बात समझ में। ये जो फ्लोर आपने लिया छत का उसमें क्या है, बहुत सारी गर्मी है। गर्मी क्यों हो गई, अरे गर्मी का मौसम था ना, तेज धूप पड़ी तो फर्श गर्म हो गया, कौन सी नई बात है। तो फर्श पे है काफी ज्यादा हीट, और इसी हीटेड गर्मा गर्म फ्लोर के ऊपर क्या आ चुके हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं। तो पानी के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इस हीट को अब्जॉर्ब कर लेंगे। क्या कर लेंगे भाई, अब्जॉर्ब कर लेंगे। और अब्जॉर्ब करने के कारण क्या होगा, अब्जॉर्ब करने के कारण इनकी खुद की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और जहां इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी वहां समझ लीजिए कि ये सरफेस को छोड़ करके क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे। तो डेफिनेटली जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ करके वो चले गए हवा में, लेकिन जब वो ऊपर गए हवा में तो छत के फ्लोर की हीट को अब्जॉर्ब करके गए ना, यानी कि छत की फ्लोर की जो हीट है कम हो गई कि नहीं हो गई, क्योंकि उस हीट को पानी के मॉलिक्यूल्स ने अब्जॉर्ब कर लिया, तो हीट कम हो गई। हीट कम हो गई से मतलब क्या होगा कि जो पानी है, मतलब जो छत का फ्लोर है वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। हीट कम होने का मतलब क्या है कि कूलिंग हो जाना, तो छत का जो फ्लोर होगा वो ठंडा हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब अगर यहाँ पे मैं एक लिक्विड की बात करूँ कि आपके पास यहाँ पे क्या है, एक लिक्विड है, ठीक है। इस लिक्विड में हम क्या करते हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। ये हमने बना दिए क्या, पानी के मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे हमने सरफेस मॉलिक्यूल्स भी बना दिए, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि ये जो पानी के सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं
इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि ये आप बोल सकते हो कि सरफेस को छोड़ देंगे और हवा में चले जाएंगे, यानी कि इनकी वेपर्स बन जाएंगी। लेकिन ये पूरा का पूरा जो लिक्विड होगा ना, इसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि अगर एक लिक्विड में इवेपोरेशन हो रहा है तो पूरे लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऐसा क्यों? याद करो प्रीवियस सेशंस में हमने देखा है, जब इंटर कन्वर्जन जब हम पढ़ रहे थे तो हम क्या देखते थे कि हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है पार्टिकल के, मैटर्स की, जिसके कारण मैटर जिस भी अपनी स्टेट में है उस स्टेट का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है ना। यानी कि आप बोल सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी क्या करने वाली है, टेम्परेचर डिसाइड करने वाली है कि जितनी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा उतना ही क्या होगा, टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। इतना तो क्लियर है ना, जितना काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मैटर के पार्टिकल्स की उतना ही मैटर का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब हुआ क्या कि इवेपोरेशन में होता क्या है, सरफेस के मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले ही मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, सरफेस को छोड़ देते हैं, लिक्विड को छोड़ देते हैं और हवा में चले जाते हैं। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है पूरे लिक्विड की, पूरे पानी की, वो कम हो जाती है कि नहीं हो जाती है? क्या आपको चीज़ समझ में आ रही है कि इस लिक्विड में बहुत सारे क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, और सभी मॉलिक्यूल्स की क्या है, अलग अलग काइनेटिक एनर्जी है, जिसके कारण वो अलग अलग स्पीड के साथ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या कि सरफेस मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा थी, वही सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी पोजेस करने वाले मॉलिक्यूल्स ही क्या कर रहे हैं, सरफेस को छोड़ करके जाने लग गए हैं। यानी कि सरफेस से क्या होगा, हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स चले जाएंगे, लिक्विड से चले जाएंगे। तो पीछे अब जो मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो वैसे भी क्या थी, कंपैरेटिवली कम ही थी। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होगी इस पूरे लिक्विड की, पानी की, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी कम तो टेम्परेचर भी कम। इसीलिए हम बोलते हैं कि इवेपोरेशन के कारण लिक्विड का जो एंटायर लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लिक्विड ठंडा हो जाता है। Since the high kinetic energy molecules are leaving the liquid now has molecules of comparatively low kinetic energy. Therefore, the average kinetic energy of the entire liquid decreases, leading to the temperature fall of liquid. कि हाई मतलब एक लिक्विड में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे और उन सभी मॉलिक्यूल्स की अलग अलग काइनेटिक एनर्जी थी, और जो एवरेज, हाँ आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि आपके पास एक लिक्विड है जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे और उन सभी मॉलिक्यूल्स की अलग अलग काइनेटिक एनर्जी थी, जिसके कारण जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है लिक्विड की वो काफ़ी ज़्यादा थी। अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, इसका मतलब क्या, टेम्परेचर ज़्यादा, यानी कि जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर ज़्यादा था, यानी कि लिक्विड गर्म था। अब हुआ क्या, सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी, मतलब आप बोल सकते हो कि लिक्विड में सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स थे उनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा थी। तो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी पोजेस करने वाले मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, लिक्विड को छोड़ करके चले ही गए, सरफेस को छोड़ ही दिया और हवा में जाकर के मिल गए। यानी कि अब जो लिक्विड में मॉलिक्यूल्स रह गए हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई है, कम हो गई है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, लिक्विड की कम हो जाएगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी कम है इसका मतलब क्या, टेम्परेचर कम हो गया, यानी कि जो लिक्विड है वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि आप लोगों ने प्लान किया कि कहाँ जाएंगे, हम किसी ट्रिप पे जाएंगे घूमने के लिए। किसने, आपके करीब 20 दोस्त हैं, तो 20 दोस्तों के ग्रुप में डिसाइड किया कि आज हम कहाँ जाएंगे, सपोज पिकनिक मनाने जाएंगे, आज नहीं मतलब कल जाएंगे। अब हुआ क्या कि सबसे ज़्यादा 20 लोगों में से 5 आपके दोस्त ऐसे थे जो कि सुपर एक्साइटेड थे जाने के लिए, और उन्होंने ही क्या किया था, प्लान बनाया था कि हाँ भाई जाना है जाना है जाना है, सबको कन्वेंस किया था, सारी तैयारी उन्होंने करी थी। लेकिन हुआ क्या कि जैसे जैसे पिकनिक का दिन करीब आने लगा, वो जो सुपर एक्साइटेड 5 दोस्त थे ना आपके, उन्होंने पिकनिक में जाने से मना कर दिया एक के बाद एक। एक ने बोला मैं नहीं जाऊँगा, दूसरे ने बोला कि मैं भी नहीं जा पाऊंगा, तीसरे ने बोला कि मैं भी नहीं, फोर्थ ने बोला मैं भी नहीं, फिफ्थ ने बोला कि मैं भी नहीं। तो ऐसे हुआ क्या कि जो 5 सुपर एक्साइटेड दोस्त थे आपके, उनने पिकनिक में जाने से मना कर दिया। अब जो 15 दोस्त थे आपके बचे हुए, जो बड़ी मुश्किल से राजी हुए थे जाने के लिए,
उनका एक्साइटमेंट लेवल और कम हो गया कि भाई वो नहीं जा रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे जा करके, फिर क्या होगा, नहीं जा पाओगे पिकनिक, प्लान फ्लॉप, ट्रिप फ्लॉप। यहाँ पे भी यही हो रहा है कि जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा थी वही सरफेस को, लिक्विड को छोड़ करके चले गए, तो अब जो पीछे मॉलिक्यूल्स छूटे हैं उनकी तो काइनेटिक एनर्जी वैसे भी कम है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी कम तो टेम्परेचर भी कम, यानी कि मतलब क्या होगा कि जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, कूलिंग इफेक्ट हुआ हमारे आप बोल सकते हो कि इवेपोरेशन प्रोसेस का, कि कैसे इवेपोरेशन प्रोसेस कूलिंग इफेक्ट कॉज करती है। इट इज द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड। अच्छा ये तो हो चुका है, राइट। चलो तो कुछ इस तरीके से आज के सेशन को हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। आज हमने डिस्कस किया है कि किस तरीके से पूरी इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है, इसमें होता क्या है, इस प्रोसेस में क्या होता है और कैसे इवेपोरेशन की प्रोसेस कूलिंग इफेक्ट कॉज करती है। तो इवेपोरेशन यहाँ पे खत्म करते हैं, मतलब 100% कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन बाकी, जिनको कि हम कवर करेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक आप क्या करेंगे, टाइम टेबल है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एनटीएससी की क्लासेस फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन लगती हैं, सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाती है क्लासेस लगना, 10 बजे लगती है साइंस, 1 बजे मैथ्स, 4 बजे मैथ, 7 बजे सोशल साइंस। तो ये टाइम टेबल अपने दिमाग में बिठा लो। इसके अलावा वेबसाइट जो है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com, उसे विजिट कर लो, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स की सभी लेक्चर्स मिलते हैं एकदम प्रॉपर्ली सीक्वेंस में अरेंज्ड, प्लस सभी टॉपिक्स के होते हैं नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।